નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દીનો આપણો જે ચોથો પાઠ છે, એક પ્રશ્ન ને 4 ઉત્તરવાળો, એનો અધૂરો પાઠ છે, આજે આપણે પૂર્ણ કરીશું। એટલે लेखक जो है वो दो व्यक्ति को यही प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश की प्रगति उन्नति क्यों नहीं हो रही है। तो पहले व्यक्ति ने कहा है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, और दूसरे व्यक्ति ने भी कहा है कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यही प्रश्न जो है लेखक जो है तीसरी है, जो एक महिला है, उससे भी पूछते हैं। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्र में हुआ। हूँ कहे कि ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जिसके कारण वह भारतीयों को अपनी निकट के समीप मानती है। उनको भी मैंने घेरा, लेकिन उनको भी मैंने पकड़ा। उनका उत्तर था, वह उससे भी मैंने यही प्रश्न पूछा। तो उसका सवाल है कि तुम लोग बड़े आलसी हो, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। श्रम लेकिन मेहनत किसे कहते हैं, कैसे करनी चाहिए, यह हमने पहचाना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं है। इसलिए हम अपने काम को हम आलसी के रूप में हमें जो काम करते हैं उसमें हमें आलस हो जाती है, इसलिए हम क्या है, तो हम लोग बड़े आलसी हैं। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक पुष्कर परिश्रमी रहे हैं। हम ये सब भूल चुके हैं कि संसार के अंदर कितने महान व्यक्ति बन चुके हैं। वो ऐसे ही नहीं बने, उसने क्या किया है, तो मेहनत की है, तभी वो महान व्यक्ति बन चुके हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभ शुरू लेकिन आरंभ में आरस तो हम हैं, आरंभ शुरू लेकिन आरंभ में आरस तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। हम लोग आरसू तो है, लेकिन काम करने की जो धगस होती है, जो लगन होती है, वो भी हम में नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झिकने में इतना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की ओर अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। शू कहे छे कि हम लोग आलसू तो है, लेकिन हम में लगन भी नहीं है। इसी कारण जो हम काम करते हैं उसमें रोजगार में, नौकरी में, धंधा में और अपने संबंधों में और सार्वजनिक कार्यों में हमें सफलता नहीं मिलती है। रोने पीटने फरियाद करने का, चापलूसी करने का, एक दूसरे को नीचे गिराने का ही हमें ऐसे कार्य करने में हम अपना इतना समय बर्बाद करते हैं कि जो देश की हालत जो है उसकी काया पलट करने के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। इसी कारण कहते हैं, वो तीसरे व्यक्ति जो महिला है वो कहती है कि हम लोग बड़े आलसी हैं। चौथा व्यक्ति और एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी, वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, એટલે કે वो इतनी बड़ी थी और संसार में भी प्रचलित थी, और मेरे कुल के मेरे परिवार से भी वो बड़ा प्रेम करते थे। मेरे पितामह लेके दादा तुल्य थे, लेके उसके समान थे। उनको भी मैंने तंग किया यही प्रश्न का सवाल मांगने के लिए। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, उन्होंने भी थोड़ा सा सवाल जवाब दिया है, तुम लोगों में उदारता नहीं है। उनका क्या सवाल है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से भी उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। ये तो मैं भी जानती हूँ कि किसी को सफलता मिलती है कि दूसरी व्यक्ति आकर उसे गिरा देता है। ऐसा नहीं समझते कि यह जो आगे बढ़ेगा उसके कारण हमारा देश का भी नाम रोशन करेगा,
जिसके कारण देश में नए नए कार्य होंगे, नए नए जो नियम है उसमें भी बदलाव आएगा, भ्रष्टाचार नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचते, ये क्यों आगे बढ़ा, मैं क्यों पीछे रह गया, तो ऐसी उदारता उसमें नहीं है, वो दूसरे को गिरा देते हैं। स्वयं को ही आगे रहना चाहिए। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते, उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी, अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता, कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथे लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। હું કહે છે કે इसके कारण ही कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार के वैज्ञानिक साधनों पछी दवाओं भी लुप्त हो चुकी हैं। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता यानी कि स्पर्धा हो जाती है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स लेके ध्रुनित दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है, लेकिन मन व्याकुल हो जाता है, कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। શું કહે છે કે દરેક ઘરની અંદર એક માનો કે पिता और पुत्र में भी प्रतिद्वंदी की स्पर्धा होती है। आज पिता डॉक्टर है, औषधि है, जानते हैं, अथवा तो वैज्ञानिक है, तो अपने उसकी आज से तो कल मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद जो विद्या है वो अपने शिष्यों को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताता। वो समझता है कि यह जो विद्या है किसी को सीख जाएगी तो सब मेरा मुझे भूल जाएंगे और तो मुझे कोई याद नहीं करेगा, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं सिखाता। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो विद्या, उसके पास के जो ज्ञान है वो उसके साथ ही चला जाता है और उसकी जो कमी है वो देश में दिखाई पड़ती है। तो सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर, अपने काम में गर्व न रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तहसील को समझकर उसमें दत्तचित यानी कि एक मन होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। यही कारण है जो देश की प्रगति नहीं हो रही है, देश में उन्नति नहीं आ रही है कि कोई अपने काम में गर्व नहीं लेता, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी होती है उसका भी अनुभव नहीं करता, एक एक तहसील को लेकिन एक एक कार्य को भी नहीं समझता, कोई भी कार्य करे तो वो एक मन होकर नहीं करता, दूसरों को अपने पास जो विद्या है वो मेरे मरने के बाद दूसरों के पास चली जाएगी ऐसा समझकर वो दूसरों को कुछ सिखाता नहीं है, इसके कारण सब नाश होता जा रहा है। चारों मित्रों ने एक एक अंश इनके उदाहरण हमारे दोस्तों को बतलाया, उन सबको मिलाकर मैंने भी एक उत्तर कर दिया। चारे प्रश्नों का जो चारे मित्रों का जो जवाब था उनको मैंने एक कर दिया। तो उसने क्या कहा मालूम, यदि और भी सूत्रवार सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। उसने भी एक जवाब दिया कि हम जो नागरिक है भारत देश के वो अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को भूल गए हैं। यदि भूल गए हैं, बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे। आज नेताने आपणे ज बनाव्या छे, तो अपने पास जी सुविधा न हो तो उसका साधन मांगने के लिए हम नेता के पास नहीं जाते, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री यानी कि समाप्त समझते। यही हमारा धर्म नहीं है। जब हमें तकलीफ पड़े तो अपनी आवाज़ भी उठानी चाहिए, नेता से भी हक अपना मांगना चाहिए, न कि नहीं नेता को चुदाकर उसे कुर्सी पर बिठाना, उसे जय जयकार करना, बस अपना इतना ही धर्म है। नहीं, जो हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, अपने अधिकारों को नहीं मांगेंगे तो हमारे देश में क्या प्रगति होगी।
कहीं अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही है। यह तो सही कहा है लेखक प्रकाश ने कि हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। तो जो व्यक्ति जैसे खड़ा है वही खड़ा रहेगा, अथवा जो व्यक्ति जैसा है वही बड़ा रहेगा। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। શું કહે છે कि देश में तो गति चल रही है और हम तो ऐसे ही एक ही तटस्थ होकर एक ही जगह पर खड़े हैं और सामने तो सब कुछ है, यही सब आकर अपना काम कर देंगे। जो ऐसा करेंगे तो अपना काम खुद नहीं करेंगे तो आपको कैसे प्रगति मिलेगी। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान के भाषण देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षकी क्यों न हो तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में संगठित के एक होते ही सारा देश, मनुष्य, समाज स्वयं संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है। उपयुक्त तो जो ईमानदार है, जो लगन से काम करता है, जो अपनी जिम्मेदारी उठाता है, जो कार्यक्रम में एकाग्रता को चित करता है, तो ऐसे जो व्यवसायकार है वो एक हो जाएंगे तो देश का नाम रोशन हो जाएगा, देश में प्रगति और बढ़ जाएगी। इसलिए देश को उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। मुझे केवल ईमानदार आदमी की आवश्यकता है। विद्यार्थी मित्रों, હું મારું લેશન અહીં પૂર્ણ કરું છું। નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ।